नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस में आरोपी संजय रॉय समेत कुल 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने से गुजारा गया, यानी उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। झूठ और सच के इस टेस्ट में कई झूठ और सच सामने आए, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज सामने आई वो थी वारदात वाली रात संजय रॉय की पूरी टाइमलाइन। तो आइए आपको बताता हूं कि आखिर वारदात वाली रात संजय रॉय कहां कहां गया और उसने क्या क्या किया। क्या कोई रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात को अंजाम देकर भी बिल्कुल बेफिक्र और बेशिकन रह सकता है? क्या पुलिस जिसकी तलाश कर रही हो वो ये जानते हुए भी शराब पीकर पुलिस के ही बैरक में चैन की नींद सो सकता है? क्या कोई पुलिस के उसे ढूंढने की बात सुनकर जवाब में इत्मीनान से मैं देखता हूं जैसी बात कह सकता है? सवाल अजीब हैं, लेकिन कोलकाता के आरजी कौर रेप केस में आरोपी संजय रॉय का सच कुछ ऐसा ही है। कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त को जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया तो वो आरजी कौर अस्पताल में तैनात कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन के बैरक में सोता हुआ मिला। लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले और उसकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह एक के बाद एक वारदात की कड़ियां उससे जुड़ती चली गईं, उसने न सिर्फ वारदात के सच को बल्कि उससे संजय के कनेक्शन को भी बिल्कुल साफ कर दिया। 8 अगस्त की शाम से लेकर 9 अगस्त की सुबह तक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल करने और फिर अगले ही दिन खुद के गिरफ्तार होने के पहले तक सीसीटीवी कैमरों से लेकर मोबाइल फोन की लोकेशन, सीडीआर और चश्मदीदों के हवाले से संजय रॉय की जो गतिविधि सामने आई वो चौंकाने वाली है। 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर जब कोलकाता पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो सबसे पहले उसने अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में उसे सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द कम से कम 15 लोग नजर आए, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की। चूंकि इन सारे के सारे लोगों का कत्ल से कोई लेना देना नहीं था, तो इन्होंने पुलिस के सवालों का सही सही जवाब दिया और शक के दायरे से बाहर चले गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब भी पुलिस की जद में नहीं आया था, क्योंकि वो वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में ही जाकर सो गया था। चूंकि अब तक पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल की टाइमिंग मोटे तौर पर पता कर चुकी थी, उसने 8 और 9 अगस्त की रात 3 बजे से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। और इस दौरान फुटेज में संजय रॉय ही सेमिनार रूम के इर्द गिर्द नजर आया। अब चूंकि संजय रॉय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास जाता हुआ दिख रहा था, तो पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती उस मरीज को दिखाया। ये मरीज कोई और नहीं बल्कि एक और सिविक वॉलंटियर सौरभ का भाई था, जो उसी अस्पताल में भर्ती था। और इसी भाई को जब संजय रॉय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और पोस्टमार्टम से यह साफ हो चुका था कि डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे बाद हुई है। चूंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था, तो ये बात भी साफ हो गई कि डॉक्टर की हत्या 4 बजे के आसपास की गई। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय करीब 4 बजे ही सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसे में दूसरे सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की तस्दीक कर रही थी कि इस मामले में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। उधर दोपहर को सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान तो कर ली, लेकिन अब तक सौरभ को पता नहीं था कि पुलिस संजय रॉय को ढूंढ रही है। इसी बीच सौरभ ने संजय रॉय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था। तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर यह जानकारी दी कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में संजय रॉय को ढूंढ रही है। ये सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया।
हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और साथ ही उसे बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ ये देखकर हैरान रह गया कि बेशिकन संजय ने सिर्फ मैं देखता हूं कहकर बात टाल दी। हालांकि इसके बाद संजय ने खाना नहीं खाया, लेकिन 4th बटालियन के बैरक में पहुंचकर उसने फिर से शराब पी और वहीं सो गया। बाद में जब कोलकाता पुलिस संजय रॉय को ढूंढती हुई पुलिस के बैरक में पहुंची तो वो नशे में धुत वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया बल्कि पुलिस से कहा कि मुझे फांसी दे दो। लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो पूछताछ में बहुत आराम से सारी बातें कबूल रहा था। पुलिस को पूरी सीक्वेंस समझा रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद संजय रॉय कोलकाता के 4th बटालियन में पहुंचता है, जहां वो रहता था, और सो जाता है। सुबह उठता है, फिर शराब पीता है। उसके बाद उसका करीबी दोस्त सौरभ उसे खाने पर बुलाता है। संजय रॉय सौरभ के घर पहुंचता है, लेकिन खाना नहीं खाता है। वहीं सौरभ उसे बताता है कि कोलकाता पुलिस उसे तलाश रही है, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं देख लूंगा। उसके बाद दोबारा संजय कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन के अपने घर पर जाता है और शराब पीता है, फिर सो जाता है। वहीं कोलकाता पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। पूछताछ में सबसे पहले तो संजय रॉय ने बोला मुझे फांसी दे दो, लेकिन दूसरे दिन वो पूरी तरह से सामान्य था, उसे कोई अफसोस नहीं था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो वारदात से पहली रात संजय के साथ था। सौरभ भी संजय की तरह ही एक सिविक वॉलंटियर है। सौरभ ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आरजी कौर अस्पताल में भर्ती करवाया। सौरभ ने बताया कि वो दोपहर को 1:30 बजे अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए अस्पताल के रिसेप्शन पर गया था। वहां उसने पूछताछ की। भाई के भर्ती हो जाने के बाद रात को 10:30 बजे वो फिर से अस्पताल पहुंचा, जहां संजय रॉय भी सौरभ के पास आ गया। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों ने सौरभ के भाई को अस्पताल में छोड़कर बाहर आकर शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों पहले नॉर्थ कोलकाता में मौजूद रेड लाइट एरिया सोनागाछी गए। वहां सौरभ तो एक अड्डे के अंदर चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। चूंकि संजय को सोनागाछी में अड्डे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के ही एक दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला में जाने का फैसला किया। चेतला साउथ कोलकाता में है और सोनागाछी से इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर है। 8 और 9 की रात को दोनों सोनागाछी से निकलकर बाइक से ही चेतला पहुंचे, लेकिन यहां भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। यहां भी संजय का दोस्त सौरभ जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर गया, लेकिन संजय बाहर ही अपनी बाइक के साथ खड़ा रहा। तफ्तीश में साफ हुआ है कि वहां खड़े खड़े ही उसने उस रात अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और उससे वीडियो कॉल पर बात की। बाद में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी मांगी, जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भेज दी। यानी संजय दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंचकर भी किसी से रिश्ते बनाने में नाकाम रहा। जब पुलिस ने इस सिलसिले में संजय से पूछताछ की तो संजय ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस को उसके इस जवाब पर यकीन नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि संजय के दिमाग में तब तक किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश कुलबुलाने लगी थी। इसीलिए उसने जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचकर भी किसी से रिलेशन नहीं बनाया। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे बाइक चलानी नहीं आती है, इसीलिए उस रात शराब पिए होने के बावजूद बाइक संजय ही चलाता रहा। जब दो रेड लाइट एरिया से घूमकर दोनों आरजी कौर अस्पताल के पास वापस पहुंचे तो संजय 4th बटालियन की ओर जाने की जगह अस्पताल की तरफ बढ़ गया। इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि क्या वो 4th बटालियन की तरफ नहीं जाएगा, तो उसने कहा कि वो जाएगा। तब रात के करीब 2:45 बज रहे थे। सौरभ ने बताया कि आरजी कौर अस्पताल की तरफ से भी एक सड़क 4th बटालियन की तरफ जाती है, इसलिए उसे लगा कि शायद संजय घूमकर उसी रास्ते से पुलिस के बैरक में पहुंच जाए। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता था कि इसके बाद संजय कब बैरक में लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती अपने भाई के पास जाना था। इसके लिए जब वो संजय को जगाने बैरक में पहुंचा तो संजय गहरी नींद में सो रहा था और 2 बार जगाने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं उठा। सौरभ का कहना है कि इसके बाद वो अकेला ही अस्पताल चला गया।
और वहां उसने डॉक्टरों से बात की। 9 अगस्त की दोपहर को डॉक्टरों से मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में वो संजय को साथ में लंच करने के लिए बुलाना चाहता था। इसके बाद जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा, सौरभ लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजी कौर में हुई वारदात के बारे में बताया और उसके बारे में पता करने को कहा, क्योंकि संजय की कई लोगों से जान पहचान थी। इस पर संजय ने कहा कि वो चेक कर रहा है। संजय राय अपने दोस्त सौरभ के साथ 8 अगस्त को रात 11 बजे आर्जिकल अस्पताल पहुंचा था। वहां तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद वो आर्जिकल अस्पताल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर 5 पॉइंट इलाके में पहुंचा। वहां शराब पी। वहीं पर दोनों ने कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी में जाने का प्लान बनाया। सोनागाछी में वो जाते हैं, वहां पर बात नहीं बनती। फिर सोनागाछी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर साउथ कोलकाता के रेड लाइट एरिया की तरफ वो जाने लगते हैं। बीच में जब वो बाइक से जाते हैं तब एक लड़की से छेड़छाड़ भी करते हैं, जो बकायदा सीसीटीवी में कैद है। चेतला इलाके में रेड लाइट पर संजय रॉय अपनी गर्लफ्रेंड से न्यूड पिक्चर मांगता है। उसकी गर्लफ्रेंड वो न्यूड पिक्चर भी उसे भेजती है। उसके बाद दोनों एक बार फिर अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तकरीबन 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच का वो वक्त रहा होगा जब दोनों आर्जिकर अस्पताल पहुंचते हैं। सौरभ अस्पताल में एडमिट अपने भाई के पास चला जाता है। वहीं संजय रॉय सबसे पहले 4थी मंजिल पर ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में जाता है। उसके बाद सेमिनार हॉल में जाकर वहां पर वारदात को अंजाम देता है। सौरभ की माने तो इसके बाद वो टॉयलेट जाने की बात कहकर निकला और फरार हो गया। सौरभ ने पुलिस को बताया कि इसके बाद संजय को साथ में वो अस्पताल चलने के लिए कई बार कहता रहा, लेकिन संजय हर बार बचता रहा। आखिर में उसने अपने एक दोस्त के साथ शराब पार्टी करने की बात कही और अस्पताल जाने से मना कर दिया। सौरभ की माने तो संजय बेशक आरजी कौर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वारदात के अगले दिन यानी 9 अगस्त के रोज भी वो बेहद रिलैक्स्ड और खुश दिख रहा था। सौरभ ने बताया कि उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे ये पता चला कि पुलिस संजय को उस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। उसने बताया कि इसके बाद उसने संजय को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में तब तक पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार कर चुकी थी। जिस रात संजय रॉय ने वारदात को अंजाम दिया, उस रात संजय रॉय के साथ उसका खास दोस्त एक सिविक वॉलंटियर भी मौजूद था। वो पहले अस्पताल जाते हैं, उसके बाद अस्पताल से वो निकल के चेतला, जो कि एक रेड लाइट एरिया है, वहां पे भी जाते हैं और उसके बाद दूसरा एक रेड लाइट एरिया जो सोनागाछी में है, वहां पे भी जाते हैं। इसके बाद संजय रॉय के दोस्त को वापस लौटना था, लेकिन संजय रॉय नहीं मान रहा था, वो आरजी कर में ही मौजूद था। ये करीबन 3 बजे की बात है। उसके बाद उसका दोस्त ये इंटरोगेशन रिपोर्ट में कहता है कि ऑल्टरकेशन के बाद उसके पास पैसा नहीं होता है। वो अपने भाई जो एडमिट है आरजी कर में, उससे पैसा लेके रैपिडो बुक करके वापस चला जाता है। लेकिन संजय रॉय तब भी आरजी कर में मौजूद था। कब आरजी कर से वो लौटा ये उसके दोस्त को नहीं पता, लेकिन उसका ये कहना है कि अगले दिन सुबह जब उसने 10 बजे संजय को जगाने की कोशिश की, वो नहीं जागता है और वो खुद संजय का इंतजार ना करते ही आरजी कर अपने भाई को देखने चला जाता है। इसके बाद 12:19 और 12:50 पे 2 बार कनेक्ट करने की कोशिश करने के बाद संजय से उसका कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। वो कहता है कि क्या उसने खाना खा लिया है, फ्रेश हो जाए, साथ में खाना खाएंगे। इसके बाद संजय रॉय से उसने आरजी करके घटना की बात भी की, लेकिन उसके दोस्त का इंटरोगेशन रिपोर्ट में कहना है कि संजय के माथे पे कोई शिकंज नहीं थी, ना कोई शॉकिंग उन्होंने कोई ऐसा बर्ताव किया। और संजय रॉय के दोस्त का ये भी कहना है कि उस दिन वो बहुत ज्यादा रिलैक्स थे, बहुत ज्यादा अन्य दिनों के हिसाब से खुश नजर आ रहे थे। श्रेया चैटर्जी के साथ अरविंद ओझा, कोलकाता, आज तक। कोलकाता पुलिस ने भी 9 अगस्त की सुबह से लेकर रात तक की पूरी टाइमलाइन सीबीआई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को कुल 53 सबूत सौंपे हैं। आइए आपको बताता हूं कि आखिर इन सबूतों में क्या क्या है।
आरजीकर रेप और मर्डर का मुलजिम संजय रॉय फिलहाल जेल में है। संजय को पहले कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर केस सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने के बाद पुलिस ने उसे सीबीआई के हवाले कर दिया। लेकिन आखिर संजय के खिलाफ वो कौन से सबूत हैं जिसके चलते पुलिस और सीबीआई भी उसे ही इस केस का इकलौता मुलजिम मानकर चल रही है? तो जवाब है 53 से ज्यादा वो सबूत जो कोलकाता पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद सीबीआई के हवाले किए। इन सबूतों में टेक्निकल एविडेंस से लेकर मौका वारदात और संजय के पास से बरामद वो चीजें भी शामिल हैं जिन्होंने संजय को कानून के शिकंजे में फंसा दिया है। वारदात के बाद पुलिस को संजय रॉय का सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही मिल गया था, जिसमें वो अस्पताल के सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। इसके बाद मौके से उसका टूटा हुआ ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिला, जिसकी पेयरिंग उसके मोबाइल फोन के साथ थी। ये भी उसके पकड़े जाने की एक अहम वजह साबित हुई। लेकिन इसके अलावा भी 9 अगस्त की रात 8:30 बजे से 9:45 बजे तक कोलकाता की स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स ने मौका वारदात से करीब 40 से ज्यादा एग्जिबिट्स यानी नमूने इकट्ठा किए और इनकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई। और ये सारे के सारे एग्जिबिट्स इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुलजिम कोई और नहीं बल्कि संजय ही है। सबूत इकट्ठा करने की इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने कई स्वतंत्र गवाहों और डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए। और तो और जब पुलिस ने संजय रॉय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया तो उसके शरीर पर पिछली रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ की गई मारपीट और ज्यादती के निशान मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने संजय रॉय का मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें उसके हाथ पर और जांघ पर खरोंच के ताजा निशान पाए गए। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में संजय रॉय के मोबाइल फोन का सारा डेटा इकट्ठा किया। इसमें वारदात के वक्त उसके मोबाइल फोन की लोकेशन का आरजीकर अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के आसपास होने की बात भी साबित होती है। इसके अलावा वो जहां से ट्रेवल कर आरजीकर अस्पताल तक पहुंचा और जहां जहां रुका वो सब मोबाइल फोन में दर्ज है। इसी तरह सीसीटीवी फुटेज तो खैर है ही, पुलिस को उसके मोबाइल फोन से उसकी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट तस्वीर के साथ साथ वो अजीबोगरीब पोर्न वीडियोस भी हाथ लगे हैं जो आम इंसान नहीं देखते। ये वीडियो रिश्ते नातों से परे और बेहद हिंसक हैं। ट्रेनी डॉक्टर की लाश और आसपास की कुछ चीजों पर उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मौजूद हैं। इसके अलावा वारदात के दौरान पहने गए उसके कपड़े, इनर गारमेंट्स, चप्पल में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के खून के धब्बे, सब कुछ पुलिस के पास है। और तो और संजय रॉय के ब्लड सैंपल भी मौके से मिले खून के कुछ धब्बों से मैच कर गया है। सीमेन और दूसरे बॉडी फ्लूइड भी संजय के डीएनए से मैच करते हैं और ये संजय के खिलाफ बेहद अहम सबूत हैं। इसके अलावा कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में मौजूद एक बैंक के सीसीटीवी कैमरों में संजय की कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं जो उसके मूवमेंट की तस्दीक करती हैं और इन्हें भी पुलिस ने सुरक्षित रख लिया था, जिन्हें बाद में सीबीआई के हवाले कर दिया गया। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि संजय के साथ साथ काफी सारे एविडेंस भी सीबीआई के हाथ में सौंप दी है कोलकाता पुलिस। क्या है उसमें, कहाँ जा रहा है? संजय की जो ब्लूटूथ हेडसेट है, जो नेक बैंड हेडसेट सबसे जो खास है, इसके अलावा आरजीकर हॉस्पिटल के काफी सारे सीसीटीवी फुटेज जो 3rd फ्लोर में, इमरजेंसी बिल्डिंग की 3rd फ्लोर में जहां पर सेमिनार हॉल था, जहां पे ये हत्याकांड हुई थी, उस फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज, मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज और रास्ता की सीसीटीवी फुटेज सबसे खास भूमिका है इस सीसीटीवी फुटेजों की, क्योंकि उसमें ही पहली बार पकड़ा गया था संजय कितने बजे सेमिनार हॉल गया था और कितने बजे वहां से निकला। और इसके अलावा जो सबसे खास है, जो नेक बैंड ब्लूटूथ हेडसेट जो संजय इस्तेमाल करता था, और सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखा गया था संजय जब जा रहा था सेमिनार हॉल के अंदर, उस वक्त उसके गले में था वो ब्लूटूथ हेडसेट, लेकिन जब 4:30 बजे के बाद जब वो बाहर निकला उस वक्त उसका गले में नहीं था वो ब्लूटूथ हेडसेट। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी संजय का प्रेजेंस मिला था कोलकाता पुलिस को। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी सीबीआई का हाथ में सौंप दी गई है। कुछ रोज पहले तक ये सवाल हर किसी की जुबान पर था कि क्या इस वारदात को अकेले संजय ने ही अंजाम दिया या फिर कोई और भी उसके साथ था। लेकिन तमाम टेक्निकल एविडेंस और दूसरे सबूतों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 8 और 9 अगस्त की रात संजय रॉय ने अकेले ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को अंजाम दिया। और अब सीबीआई इन्हीं सबूतों की बिना पर संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। कोलकाता से राजेश साहा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।